गुरुजी मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जो भी मैं हासिल करना चाहता हूँ वो मिल नहीं पाता, और मिलता है तो बहुत लेट हो जाता। खुल के बताइए क्या है, क्या हासिल करना है। जैसे गुरुजी स्टार्टिंग में मेरे ब्रदर की जॉब लगी, वो बैंक में मैनेजर बना, उसके बैंक में कुछ घपला हुआ तो वो सस्पेंड हुआ। फिर उसने दूसरी जॉब के लिए ट्राई किया, वो भी लगी, लेकिन उसके वजह से उसको अभी वो घर पे है, वहाँ से रिज़ाइन दे दिया और फिर वो घर पे है। ऐसे ही वाइफ की भी जॉब लगी, वो भी घर पे है। मिलता है लेकिन बहुत लेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। सबका खुश हूँ, वैसे खुशी में कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी के आम उतार चढ़ाव हैं। प्रश्न ये नहीं है कि जिंदगी की सामान्य गति में सामान्य उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं। प्रश्न ये है कि आपके पास इन छोटे छोटे उतार चढ़ावों से कहीं ज़्यादा बड़ा कुछ क्यों नहीं है। मन को तो कुछ चाहिए उलझने के लिए, मन को मुद्दा चाहिए, बिना मुद्दे के नहीं जी सकता मन। शास्त्रों की भाषा में कहें तो मन वो विषयता है जिसको सदैव एक विषय वस्तु चाहिए। उसी को मैं आम भाषा में कह रहा हूं कि हमें उलझने के लिए हमेशा एक मुद्दा चाहिए। मुद्दा तो चाहिए, बिना मुद्दे के आप हो नहीं सकते। ये नियम बना हुआ है। किसका नियम है ये? किसका नियम है? कल किसी ने ध्यान से सुना होगा तो बता देगा। ये नियम है, हाँ, प्रकृति। किसने बोला? हाँ, और इसको और साफ करके बोलो। ये नियम है, प्रकृति बोल तो दिया, और आगे बढ़ो। देह का। देह कभी होती है बिना किसी विषय के? पहला विषय तो वायु है। जब आप धरती के गुरुत्वाकर्षण से भी दूर निकल जाते हैं, आप मान लीजिए एस्ट्रोनॉट वगैरह है, कुछ आउटर स्पेस में निकल गए जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है, लेकिन वहां पर भी आपको क्या चाहिए? वायु चाहिए। तो इसको एक विषय चाहिए ना हमेशा। तो विषय दिखाई देता है भूमि। देह बिना भूमि के हो सकती है क्या? कभी कभार हो सकती है। आप मंगल ग्रह पर पहुंच जाएं, आप अभी अंतरिक्ष यात्रा ही कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी क्या चाहिए? सांस। तो ये देह का नियम है कि आपको हमेशा कुछ चाहिए अपने से बाहर का, और आप उससे लिप्त रहेंगे। उसी को मैं कह रहा हूं, उलझने के लिए मुद्दा चाहिए। प्रश्न ये, आप छोटे मुद्दों में क्यों उलझे हैं? ये तो जीवन के सामान्य छोटे छोटे उतार चढ़ाव हैं। इन्हीं में उलझ कर रह जाना है क्या? यहां कौन ऐसा बैठा है जो कभी भी बेरोजगार नहीं था? नहीं, मैं आपके छात्र जीवन की बात नहीं कर रहा हूं। डिग्री इत्यादि ले लेने के बाद, नौकरी के बाजार में उतरने के बाद भी कौन ऐसा है जो कभी भी बेरोजगार नहीं बैठा? अच्छा, अब हाथ उठवाता हूं। कितने लोग हैं जो अपने जीवन में कभी न कभी कम से कम 1 महीने बेरोजगार बैठे हैं? खूब उठा दीजिए। अभी देखिए, कितने लोग हैं जो अपने जीवन में कुल मिलाकर के 6 महीने भी बेरोजगार बैठ चुके हैं। अगर एक बार में नहीं तो बार बार का मिला करके देखिए। देखिए कितने लोग हैं, देखिए कितने लोग हैं। बात बेरोजगारी की। 1 महीने वाला तो आप कह रहे हैं कि बात बेरोजगारी की नहीं है, बात इस प्रक्रिया की है कि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनको बैठना पड़ा, बड़ी विचित्र परिस्थितियों में उनको घर बैठना पड़ा बेरोजगार होके। ऐसा कौन है जो घर बैठने को सौभाग्य मानता है?
जो ही घर बैठा है उसी को लगता है कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। आपके भाई आपकी पत्नी घर बैठे हैं तो आपको यही लगेगा कि ये तो सब काम बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हो रहा है। कौन है भाई जो कहेगा कि मैं घर बैठा हूं, बेरोजगार हूं और ये मेरी बड़ी ऊंची किस्मत की बात है? कोई कहेगा? और कोई किसी वजह से बेरोजगार होता है, कोई किसी वजह से बेरोजगार होता है। आदमी 30-35 साल काम करता है, अगर आप नौकरी इत्यादि कह रहे हैं तो सेवानिवृत्ति 60 के आसपास होगी, 25 के आसपास आदमी नौकरी में उतरता है, 30 साल 35 साल आदमी काम करता है, और कहीं अगर अपना धंधा है तो फिर 50 साल भी, 70 के हो गए, वो जाते रहो दुकान पे, कौन रोक रहा है? फैक्ट्री मिल जो भी है। इतने लंबे समय में, इस दीर्घ अवधि में ऐसा तो बहुत बार होगा ना कि आपको लगेगा कि स्थितियां प्रतिकूल हो गई हैं, दुर्भाग्य आ गया है। कभी नौकरी छूटती दिखाई देगी, कभी नौकरी छूट ही जाएगी, कभी व्यवसाय मंदा पड़ जाएगा। ऐसा बहुत बार होगा ना। सवाल यह है कि ये बात मन में इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई? और कुछ नहीं है क्या जिंदगी में? निश्चित रूप से और कुछ नहीं है जिंदगी में। जब और कुछ नहीं होता जिंदगी में तो हर छोटी चीज बहुत बड़ी हो जाती है। मन को क्या चाहिए? मुद्दा। बड़ा मुद्दा नहीं दोगे तो वो छोटे मुद्दे को बड़ा बना लेगा। बड़ा मुद्दा नहीं दोगे तो वो छोटे मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना लेगा। अब समझ में आया कि क्यों कहते हो कि फलाना तो तिल का ताड़ कर देता है। ये तिल का ताड़ कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास ताड़ वृक्ष जैसा कुछ है नहीं। हम सबको ताड़ चाहिए। ताड़ जानते हो क्या? ताड़ क्या होता है? हम सबको कुछ बड़ा चाहिए। जब बड़ा नहीं मिलेगा तो जीवन में जो छोटी छोटी चीजें हैं तुम उन्हीं को दीर्घाकार कर लोगे, एम्प्लीफाई। जिसके पास कुछ बड़ा नहीं होगा ये उसकी सजा है। वो हर छोटी चीज को बहुत बड़ी समस्या बना लेगा। तो मैं कहता हूं जो बहुत बड़ी समस्या है उसको स्वयं ही आमंत्रित कर लो ना। जब जिंदगी में बड़ी समस्या चाहिए ही है तो नकली बड़ी समस्या क्यों बुलाएं? असली बड़ी समस्या बुला लो। असली बड़ी समस्या का नाम होता है सच्चाई, आजादी। उस लक्ष्य से उलझ जाओ ना, वो अभियान उठा लो ना। उसके बाद छोटी बातें हैरान परेशान करेंगी ही नहीं। जिसने बड़ी समस्या पकड़ ली उसको पुरस्कार मिलता है कि उसे अब छोटी समस्याएं दिखाई नहीं पड़ेंगी। वो उनके आगे निकल गया, मुक्त हो गया। आप स्वयं भी जानते हैं कि जो आज नौकरी नहीं कर रहा कल उसकी नौकरी लग ही जानी है। इतनी अच्छी किस्मत किसी की होती ही नहीं कि उसकी नौकरी कभी ना लगे। ये तो थोड़ी बहुत आपको बीच बीच में झलक दी जाती है कि चलो पिछली नौकरी छूट गई, अब 4 महीने बैठे रहे, नौकरी नहीं है। उसके बाद फिर कोई आएगा, नोट दिखाएगा, आपको उठा ले जाएगा। मन को डरना है। अरे तो बड़े खतरे से डरो ना। मन को लालच करना है तो भाई बड़ा लालच करो ना। बेरोजगारी से क्या डर रहे हो? बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। यहां अगर तुम उतारू ही हो जाओ कि तुमको बस पैसे कमाने हैं तो कमा लोगे।
हाँ, बस शर्त मत बांधना, ये मत कह देना कि मुझे इसी तरह का काम करके कमाना है। अगर तुम तैयार हो कि मैं किसी भी तरह का काम कर सकता हूं, जीवन यापन तो हो जाएगा। हो सकता है तुम लखपति करोड़पति ना बन पाओ, पर जीवन यापन तो हो जाएगा। ये कोई बड़ी समस्या है? हिंदुस्तान है, सोमालिया इथियोपिया थोड़ी ही है। बड़ी समस्या की हम बात नहीं करते। जो वास्तविक खतरा है, ये जो जीवन ही व्यर्थ बहा जा रहा है, ये जो मूल अवसर मिला था कुछ ऊंचा पा लेने का, वो गवाए दे रहे हैं, उसकी हम बात ही नहीं करते। दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जिनके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और एक जिनके पास बस एक ही समस्या होती है। मौत तो आनी ही है। बोलो कैसे मरना चाहते हो? तुम्हें एक बंद अंधेरी सीलन भरी काली गुफा में डाल दिया जाए जिसमें 6000 मच्छर हो और 2000 अन्य भांति भांति के कीड़े मकोड़े। और तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा ना हो जहां कोई मच्छर ना बैठा हुआ हो। ऐसे मरना चाहते हो, या कि खुले में किसी शेर से मुकाबला करके? मौत तो आनी है। बोलो कौन सी मौत चाहिए? अमर तो यहां कोई नहीं। कौन सी मौत चाहिए? 6000 मच्छरों से लड़के मरना है या एक शेर से? हाँ, 6000 मच्छरों से लड़ने में अहम बचा रहता है। क्यों? क्योंकि 6000 से लड़ोगे तो बीच में 2-4 को मार भी लोगे, बीच बीच में तुम्हें लगेगा छोटी मोटी जीत भी मिल गई। हम सब जिंदगी की छोटी मोटी समस्याओं के सामने जीत भी तो जाते हैं ना, कि लो 4 मच्छर मैंने भी मारे। शेर से मुकाबला करोगे तो वहां हार तो निश्चित है। बोलो किससे हारना है? और अब गौर से अपने जीवन को देखो, बताओ तुम्हारा मुकाबला शेर से चल रहा है, मच्छरों से चल रहा है? मरोगे दोनों ही हालतों में। क्या आप हुंकारा दे रहे हैं? आपको ही बहुत समस्याएं रहती हैं। एक समस्या पकड़ो ना, एक। जब 2 शेर लड़ रहे होते हैं तो मच्छरों का कोई काम ही नहीं बीच में, वो भी नहीं आते, वो भी दूर बैठ जाते हैं, ताली बजाते हैं बस। शेर से भिड़ जाओ, मच्छर अपने आप भाग जाएंगे। और यही हमारी समस्याएं हैं। बॉस ने डांट दिया, पड़ोसी ने खांस दिया, बीवी का बाल सफेद हो गया। मुस्कुरा क्या रहे हो? उन मुद्दों को देखो जो मन पे छाए रहते हैं। क्या वो मुद्दे वाकई इन बातों से भिन्न हैं? वाकई मैं कह रहा हूं तो मजाक की तरह ले रहे हो। और जब खुद इतने गंभीर हो जाते हो तो मजाक नहीं लगता, तब तो बड़े गंभीर होकर घूमते हो रहे। वो टंडन को 8% का मिला अप्रेजल, मुझे 7.25% का। हफ्ते भर से मुंह उतारे घूम रहे हैं।
साली जितने बार मिलने आती थी इमरती लेके आती थी, इस बार नहीं लाई। बात क्या है? कहीं भीतर ही भीतर कुछ योजना तो नहीं बना रही? जाके अपनी बहन के सामने कुछ इधर उधर की बातें तो नहीं कर देगी? इमरती क्यों नहीं आई इस बार? ईमानदारी से बताना। इसी तल के मुद्दे खूब घूमते हैं ना मन में। एक बार सत्र हुआ यहीं पर, उसके बाद सत्र के एक प्रतिभागी थे, उनसे मुलाकात थी MTM, तो उन्होंने कुछ पूछा। मैंने कहा आपको ज़रूरत ही नहीं थी MTM की, आप जो बात पूछ रहे हो उसका उत्तर तो मैंने अभी अभी दिया है सत्र में ही। तो बोले आपके सामने बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, सत्र में तो मैं कुछ सुन ही नहीं पाया। मैंने कहा काहे नहीं सुन पाए? बोले जूते नए खरीदे हैं। तो लो आपके लोगों ने बाहर उधर उतरवा लिए। और ये धार्मिक जगहों का तो खासतौर पे कुछ भरोसा नहीं होता, मंदिरों में जूते बहुत चोरी होते हैं। यही सब घूमता रहता है ना। यहाँ बैठे हो, फोन बाहर है, न जाने किसकी कॉल आ रही हो। कौन सी मुक्ति, कौन सी सच्चाई, कौन सा बोध? हमारी जिंदगी में तो ये मुद्दे चलते हैं। थोड़ा गहरे उतरें, अपने आप से पूछें, उम्र बीतती जा रही है, जितने साल बिता दिए आगे उतने भी उपलब्ध हैं या नहीं कुछ पता नहीं। ऐसे ही मर जाना है क्या? जीवन क्या इसीलिए मिला था कि चिंता में, उलझन में, उदासी में बिता दें? फिर तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर, अगर वो मिलता ही इसीलिए है कि उसे एक क्षुद्रता में और कष्ट में बिता दो। मौत को याद करिए, कभी भी आ सकती है। फिर उस पर पूछिएगा अपने आप से, जीवन कहाँ गया? कहाँ खर्च कर दिए वो सारे पल जो मिले थे? कैसा लगेगा जब दिखाई देगा कि सब पल बस यूं ही बर्बाद किए? पर जब मौत की बात करते हैं तो ऐसा लगता है हाँ वो जो बगल में बैठा है वो शायद मर जाए। दाएं वाला भी मर सकता है, बाएं वाला भी मर सकता है। इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि कल और आज या अभी मेरा भी बुलावा आ सकता है, यकीन ही नहीं होता। जिंदगी की क्या कीमत है, किसी मरते हुए से पूछिए। और फिर अपने आप से पूछिए कि मैं अपनी जिंदगी किन कामों में जाया कर रहा हूं। दो ही वर्ष हुए हैं इस जगह पर सत्संग होते हुए, और इन 2 ही वर्षों में
कुछ लोग अब ऐसे हैं जो यहाँ कभी थे, अब नहीं है। दो ही सालों में जो सामने है वो गुजरा हुआ बन जाता है। कोई भरोसा है आपको आज से 2 साल बाद हम बात कर रहे हों तो आप सब हों या ये कुर्सी भरी हुई हो? कोई निश्चित है? भाई की नौकरी लग चुकी होगी, पत्नी भी दफ्तर जा रही होगी, सामने खड़ी होगी, आप नहीं होंगे। बच्चे भी खुश होंगे, और जो बात आपको सबसे अखरेगी वो जानते हैं क्या है? जिन ज़रा सी बातों को महत्वपूर्ण और गंभीर बनाकर आपने ज़िंदगी बर्बाद की, वो बातें किसी को याद भी नहीं रहेंगी। आपने दिन, हफ्ते, महीने, साल लगाए और आपके लिए यही बहुत बड़ा मुद्दा था कि टिंकू को नया जूता दिलाना है। वो जूता फट गया, टिंकू ने फेंक दिया और अब टिंकू को याद भी नहीं है कि उसके बाप ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा समय उसके जूते में लगाया था। आप हर तरफ से मारे जाएंगे, न टिंकू कोई श्रेय देगा न भैंसे वाला। एक दिन कोई पूछ रहा था, बोल रहे कि जितनी भी आध्यात्मिक जगहें होती हैं वहाँ कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ मूर्तियाँ होती हैं, कुछ चित्र होते हैं, कुछ पता लगे कि आध्यात्मिक जगह है। यहाँ आपने कुछ कराया नहीं आचार्य जी। मैंने कहा बात सही है। बोले फिर क्या करें? मैंने कहा मूर्ति लगवाओ। बोले काहे की? मैंने कहा भैंसे की। एकदम निरा काला भैंसा। जो यहां घुसे उसे सबसे पहले मौत याद आनी चाहिए। यमराज से ज्यादा जीवनदायी कोई होता नहीं। यमराज याद रह गए तो जीना सीख जाओगे। भूल जाते हो ना तो फिर जिंदगी छोटी छोटी मच्छर जैसी मौतों में बिताते हो। अच्छा, मुझ पर विश्वास मत करो, प्रयोग कर लो, ठीक है? 10 साल पीछे जाना और देखना कि उस समय मन पर कौन से मुद्दे हावी थे। याद करो। कहाँ गए वो मुद्दे?
और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, अब तुम 15 साल के हो, याद करो मन पे कौन से मुद्दे हावी थे, कहाँ गए वो मुद्दे? बोलो, कहाँ गए वो मुद्दे? कहाँ गए? लेकिन जिस समय कोई मुद्दा उपस्थित होता है वही ऐसा लगता है कि बहुत बहुत बड़ा है। कितने लोगों को 10वीं के बोर्ड के नंबर अभी तक याद हैं? मैं भी पूछूं कि बताना 10वीं के बोर्ड में हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में कितना कितना मिला? कौन कौन बता पाएगा? ठीक ठीक, कुछ लोग बता लेंगे, कुछ लोग भूल रहे होंगे। जो जवान हैं, जिन्होंने 5-10 साल पहले ही दिया है, उनको शायद थोड़ा याद हो। जो 40 पार के हैं उनको तकलीफ आएगी याद करने में। और वही जब 10वीं का 12वीं का परीक्षा फल घोषित होता है तो कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं कि नहीं? वही बहुत बड़ी बात लगती है, 10वीं में नंबर। और 10 साल बाद, 20 साल बाद तुम्हें याद भी नहीं रह जाता कि नंबर कितने आए थे। याद रह जाता है? याद रह जाता है। और पीछे चले जाओ, तुम गुड्डे गुड़िया पर रोए हो, तुम टॉफी चॉकलेट पर रोए हो, तब वही जीवन मरण का प्रश्न था ना। इतनी बड़ी बात, कहां गई वो सारी बातें आज? और तब की बात आज अगर क्षुद्र लग रही है, हास्यास्पद लग रही है, तो आज की बात भी कल कैसी लगेगी? तुम आज की बात पर कल हंसने वाले हो, आज ही क्यों नहीं हंस लेते? पीछे की बात पर तो आज कह देते हो, अरे अरे वो लड़कपन था, नहीं नहीं बात गंभीर नहीं थी, हमने यूं ही उसे महत्व दे दिया। साफ दिख नहीं रहा है कि आज भी जो मुद्दे तुमको बहुत बड़े लगते हैं वो कल समझ में आएगा कि ओछे थे, कुछ रखा नहीं था, बस उन मुद्दों में उलझ के तुमने समय खराब कर दिया। दस साल पीछे आने की भी जरूरत नहीं है, महीने भर भी पीछे चले जाओ तो तुम पाओगे कि महीने भर पीछे के भी जो मुद्दे थे वो सब। हमारा क्या है, हमारे लिए कुछ भी बहुत बड़ा हो जाता है। अभी खबर थी, एक आदमी की रेलवे स्टेशन पर मौत हो गई। क्यों? ट्रेन छूट रही थी उसकी। हृदय रोगी रहा होगा, तनाव बढ़ा, रक्तचाप बढ़ा, ढेर। वो ट्रेन उसे मिल भी जाती तो कौन सा स्वर्ग मिल जाना था भाई। पर उसने इतनी बड़ी बात मानी कि दिल ही टूट गया। ऐसा तो दिल है हमारा जो बात बात पर टूट जाता है। एक बार कल्पना करो, आदमी कैसा रहा होगा, हांफ रहा है, पसीने आ रहे हैं और जोर जोर से भाग रहा है, साथ में कोई है उस पर चिल्ला रहा है, उसे दोष दे रहा है, तेरी वजह से ट्रेन छूट रही है, भाग रहा है तो किसी से टकरा भी रहा है, शायद उसके हाथ में सामान रहा होगा, सामान भी गिर रहा है। ये सब चला होगा 5-10 मिनट या शायद आधे घंटे से चल रहा हो। और इस पूरी गंभीरता का, इस पूरे तनाव का कुल नतीजा क्या? ट्रेन तो क्या ही मिली, वहीं प्लेटफॉर्म पर मौत हो गई। ये खिसियाना, ये चिड़चिड़ाना, ये तनाव, ये खीज, ये क्रोध, ये उदासी, ये सूनापन, ये भाव कि जीवन ने हमारे साथ अन्याय किया है, हम शोषित हैं, हम शिकार हैं, ये क्या कर रहा है हमारे साथ? कहीं का छोड़ रहा है हमको? और क्या हम सब इसी भाव में नहीं जी रहे? कोई ऐसा बैठा है जिसे जिंदगी से तकलीफ और शिकायत ना हो? सब अपनी अपनी नजरों में शोषण के शिकार हैं, विक्टिम हैं। मुझे ताज्जुब होता है, सब विक्टिम हैं,
तो विक्टिमाइजर कौन है? सब बताते हैं कि हम तो शोषित हैं, सब शिकार हैं तो शिकारी कौन है? सब शोषित हैं तो शोषक कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोनों ही हैं, शिकार और शिकारी? कहीं ऐसा तो नहीं हम अपनी शिकार कर रहे हैं? बेपरवाह जियो और बुलंद जियो। जिंदगी तुमको एक लगाए, तुम जिंदगी को दो लगाओ। शेर है भाई सामने, नतीजा क्या होना है हम जानते हैं। जिंदगी खा तो सबको जाएगी, कोई है जो बचने वाला है? शेर सामने है। पैदा होने का मतलब है तुम्हें शेर के सामने छोड़ दिया गया है। बच लो जितने दिन बच सकते हो, अंत में तो एक ही चीज है। और शेर नहीं है, शेर की खाल पहने भैंसा है असल में। ये बड़ा मांसाहारी भैंसा है, पूरी दुनिया को खाता है। बेखौफ बिंदास जियो ना, क्या मुंह लटकाए इधर उधर घूमते हो? डरे डरे सकुचाए सकुचाए। सहमे, संकुचित, क्षीण, दुर्बल। हम में से अधिकांश लोगों की हालत ये हो जाती है कि हमें मुस्कुराने में मेहनत पड़ती है और बड़ा कृत्रिम लगता है जब हम मुस्कुराते हैं। अच्छे लग रहे हैं, ऐसे ही रहा करिए। इसका यह नहीं मतलब है कि जीवन सुख से परिपूर्ण है इसलिए मुस्कुराओ, गलत मत समझ लीजिएगा। जिंदगी कमीनी है, किसी को नहीं छोड़ती, इसलिए मुस्कुराओ। सुख इत्यादि झूठी बात, ढकोसला। यहां सुख किसको मिलना है, इसलिए मुस्कुराओ। यह ऐसी लड़ाई है जिसमें पिटोगे भी और मारे भी जाओगे, निश्चित है नतीजा, इसलिए मुस्कुराओ। यहां से कोई जिंदा बाहर नहीं जाने वाला, इसलिए मुस्कुराओ। सामने जो खड़ा है उसने बड़ा अन्याय किया है, उसने शरीर में ही हमारे दुश्मन बैठा दिए हैं, इसलिए मुस्कुराओ। उसको बोलो तेरे अन्याय का एक ही जवाब है मेरे पास, क्या? मेरे मुस्कुराहट। तू जीत के भी नहीं जीतेगा। तूने बंदोबस्त तो पूरा कर दिया था कि मैं दुख में रहूं और रोता रहूं, भीतर भी माया बाहर भी माया, भीतर वृत्तियों का पसार, बाहर मायावी संसार। तूने तो पूरा पक्का प्रबंध कर दिया था कि मैं रोता ही रहूं, लेकिन मैं मुस्कुराऊंगा। मुस्कुराने की मेरे पास कोई भी वजह नहीं है, दुख ही दुख है, लेकिन मैं मुस्कुराऊंगा। कोई वजह नहीं है इसीलिए मुस्कुराऊंगा। तुम सिर्फ इसी तरीके से जीत सकते हो, और कोई तरीका नहीं तुम्हारे पास जीतने का। तुम सोचोगे तुम पैसा कमा के जीत लोगे, पैसा मौत के सामने चलेगा? अरे पैसा तो दुनिया के सामने भी नहीं चलता, मौत के सामने क्या चलेगा? दुनिया पैसा देती है, दुनिया ही पैसा छीन भी लेती है। तुम सोचते हो कि तुम बड़े रिश्ते बना लेते हो, बड़ा तुमने रिश्तों का जाल बना रखा है, सोशल नेटवर्किंग कर रखी है। कुछ काम आता है क्या? सही सही बताना। आपदा की घड़ी में ये सब कुछ चलता है?
तुम सोचते हो इज्जत कमा ली, वो तुम्हें और डर में धकेल देती है। कोई तरीका नहीं है जिससे तुम ये लड़ाई जीत सको। कोई हथियार काम नहीं आता, न पद, न प्रतिष्ठा, न पैसा। ये लड़ाई तो बस तुम अपनी बेखौफ मुस्कुराहट से ही जीत सकते हो। तुम कहते हो तूने सब कुछ कर लिया जो तू कर सकती थी जिंदगी, हमें बर्बाद करने में तूने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि हम जिंदगी से जीत गए, हम ये नहीं कहेंगे कि हम बड़े सुखी हैं, हम ये सब फरेब नहीं करेंगे। हमें भली भांति पता है कि तूने हमें जी भर के लूटा है, आगे भी लूटेगी और अंत में मार देगी। तो तुझे देने के लिए हमारे पास एक ही वाजिब जवाब है, क्या? मुस्कुराहट। तू पीट हमें, तू लात मार हमें, हम बार बार उठ के मुस्कुरा देंगे। और क्या करें? ये हैप्पीनेस वाली मुस्कुराहट नहीं कह रहा हूं मैं, ये मर्द वाली मुस्कुराहट कह रहा हूं। मैं खुशी की बात नहीं कर रहा, मैं जिगर की बात कर रहा हूं। मैं उस मुस्कुराहट की बात नहीं कर रहा जो नोट मिलने पर आती है, या कोई खूबसूरत औरत दिख गई तो उसको देख के जो मुस्की छा जाती है, वो सब नहीं बात कर रहा। मैं उस मुस्कुराहट की बात कर रहा हूं जो ये सुनने पर आती है कि आपको कैंसर है, आपको अभी अभी घोषित किया गया आपको, और आप मुस्कुरा दिए। जिंदगी ने बिल्कुल खंजर मारा है अभी अभी और खून बह रहा है, आप मुस्कुरा दिए। सिर्फ उसी मुस्कुराहट के आगे भैंसे वाला बेबस है। यही तरीका है उसको जीतने का, नहीं तो नहीं जीत सकते। तुम जीतने के लिए पैदा ही नहीं हुए हो। कहा होगा किसी ने कि मानव जन्म सर्वश्रेष्ठ है, सौभाग्य है। मानव जन्म दुख से परिपूर्ण है, दुख ही दुख है, तनाव ही तनाव है। यहां तुम जीत नहीं सकते, यहां बस तुम हार पर मुस्कुरा सकते हो, वही जीत है। जितने दर्द में मुस्कुराएंगे, आपकी मुस्कान में उतनी जान होगी। और दर्द नहीं है और मुस्कुरा रहे हैं तो थू है ऐसी मुस्कान पर। मुस्कान वही है जो दर्द से निकले। जितना गहरा दर्द उतनी गहरी हमारी मुस्कुराहट। उस मुस्कुराहट की बात दूसरी, उसको मैं कह रहा हूं मर्द की मुस्कुराहट। जिगर चाहिए मुस्कुराने के लिए। कर्ण मुस्कुराया था वैसे। रथ का पहिया फंसा हुआ है, वो नीचे उतर गया है, पहिया निकालना चाह रहा है। अर्जुन ने गांडीव नीचे कर दिया है। युद्ध के नियमों, आदर्शों और धर्म के खिलाफ बात है कि सामने वाला योद्धा जब रथ से उतर गया हो तब वार किया जाए। और तभी कर्ण ने देखा कि कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन कर्ण को अभी नहीं मारा तो कभी नहीं मार पाएगा। कर्ण मुस्कुराया था। जिंदगी तो ऐसी ही है।
जीवन भर सूत पुत्र बनाकर रखा। जिस युद्ध का बेताबी से इंतजार था, उस युद्ध को लड़ने नहीं दिया। जब तक भीष्म थे उन्होंने कर्ण को मैदान में उतरने नहीं दिया। और अब उतरा हूं तो ये पहिया वाह हरे कृष्ण। कर्ण मुस्कुराया था। उस मुस्कुराहट में सौंदर्य होता है। कोई ना कहे कि हम तो बदकिस्मत हैं। पहली बदकिस्मती तो यही है कि पैदा हुए। अब कौन सी खुशकिस्मती तलाश रहे हो भाई? पैदा हो गए हो ना, तो मार खाने के लिए ही पैदा हुए हो। अब ताज्जुब मत किया करो, न शिकायत किया करो। पैदा हुए हो तो मार तो पड़ेगी। क्या सोच के आए थे? संसार खुश होगा? शाबाशी देगा? कर्ण की बात दूर की लगती हो तो पास की बता देता हूं। अभी 5-10 साल पहले पिक्चर आई थी रंग दे बसंती। उसमें एक चरित्र था, नाम वगैरह अब याद नहीं है मुझे। तो अंत में उसे कोई गोली मारता है, मेरे ख्याल से राघवन, रंग दे बसंती में। हाँ, सिद्धार्थ जानता नहीं, याद आ जाएगा। हाँ, नहीं, जब उसको गोली लगती है, तो गोली लगी है, खून बह रहा है, बोलता है धत यार, कुर्ता खराब कर दिया। वो बात मुझे जची कि ये ठीक है। एक तो कुर्ते की बात, कुर्ता मुझे पसंद है। कुर्ता खराब नहीं होना चाहिए। यार कुर्ता खराब कर दिया। और मुस्कुराया था। गोली लग गई है, प्राण तो अब जा ही रहे हैं। आमिर खान ने बोला था ये, नहीं हो सकता है स्मृति धोखा दे रही हो, पर जहां तक फाइटर पायलट कौन था उसमें? माधवन। मैं राघवन बोल रहा हूं, माधवन। उसने बोला था। समझ में आ रही बात? ये नहीं कि हाय 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 हाय, अरे मार डाला रे, एम्बुलेंस बुलाओ रे, धत यार, कुर्ता खराब कर दिया, बस। जस की तस धर दीनी चदरिया। चदरिया नहीं खराब होनी चाहिए। प्राण तो जाने ही है, गोली लगने से नहीं जाते तो किसी और तरीके से जाते। कुर्ता नहीं खराब होना चाहिए। चदरिया जैसी लाए थे
वैसे ही वापस छोड़ के जाएंगे। जस की तस धरती नीचे दरिया। तुम्हारी समस्याओं की वजह यह है कि तुम अपने आप को अमर मानते हो, और जो अमर है उससे तुम्हारा कोई संपर्क नहीं है। दोनों तरफ गलती कर रहे हो। अपनी मर्त्यता को भूले बैठे हो और सत्य की अमरता को। अब तकलीफ तो होगी ना। अब ठीक है, इतना गूगल ना करो। कुर्ता नहीं बोला होगा तो जैकेट बोला होगा। चदरिया तो चदरिया है, कुर्ता हो चाहे जैकेट हो। बात यह है कि गोली लगी तो मुस्कुराया। ऐसे ही जीना। जिंदगी गोली मारेगी, तुम मुस्कुराना।